हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर 4 के बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है हिंदी, जो आपकी एमआईएल हिंदी ईएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो डीयूएस और रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो कि हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन बताएंगे जिसके आंसर के साथ आपको बताएंगे, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन बताएंगे। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो सभी नहीं देखा तो देख लीजिए। क्लास 3 तक वीडियो अपलोड है और ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको आंसर बताते हैं। तो ये देख सकते हैं, जो आपका यूनिट सेकंड है उसका जो चैप्टर आपका 3rd, इसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने, मैं हार गई कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिए। तो मतलब अपने विचारों को आपको इस कहानी के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं। मैं हार गई कहानी की प्रासंगिकता। मैं हार गई कहानी स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य को, राजनीतिक और राजनेताओं के चरित्र को स्पष्ट करने वाली कहानी है। तो इस कहानी में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्र भारत है आपका, इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके चरित्र के विषय में इसमें आपको इस कहानी के अंदर बताया जाएगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। इसमें राजनीति की जिस दल बदल राजनेताओं को दोगले चरित्र को जिस प्रकार व्यंजित किया गया, स्थिति आज भी उसमें उससे भिन्न नहीं है। मतलब कि जैसे इस कहानी में राजनेताएं होते हैं, उनके राजनीति की जो स्थिति है, उनके जो चरित्र के बारे में दोगलेपंथी मतलब कि जो दिखाया गया है, आज भी इस समाज में ऐसी स्थिति देखने को आती है। आप सभी को पता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग कितने सारे वादे करते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, वो जीत जाते हैं, तो अपने वादे को पूरा नहीं करते, दोगलेपंथी दिखाने लगते हैं। इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। इसका आगे देखिए, नित्य ही ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है जिससे इन नेताओं की वास्तविकता स्पष्ट होती है। आर्थिक लाभ के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए, सरकार बनाने, बेचने और गिराने के लिए, वोट बैंक बनाने और बढ़ावा के लिए कैसे कैसे उपाय किए जाते हैं। तो आप सभी को पता है, सरकार बनाने के लिए, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने को भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए कैसे कैसे आपके धोखेबाजी आपके साथ करते हैं, आपको कैसे कैसे मशीनों के द्वारा आपसे इलेक्शन टाइम में वोट लिए जाते हैं, किस प्रकार धोखेबाजी और सौदेबाजी होती है, जनता की भलाई के नाम पर अपना स्वार्थ साधा जाता है। तो मतलब जनता की भलाई पर अपने स्वार्थ को देखा जाता है और धोखेबाजी लोगों के साथ सौदेबाजी की जाती है। यह सब किसी से छिपा नहीं है, ये सब किसी से छिपा नहीं है, सभी को पता है, ठीक है। नैतिकता, मूल्य, मर्यादा अब केवल शब्द भर रह गया है। तो मतलब अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नैतिक होते हैं, मूल्य मर्यादा होती है, सिर्फ शब्द भर, मतलब शब्दों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका आज कोई अर्थ नहीं है, मतलब उसका भी वैल्यू नहीं है। शायद कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई है, इनकी आवश्यकता भी आपको नहीं है। आम जनता बड़ी आशाओं से किसी व्यक्ति विशेष में अपने आदर्श खोजती है, उसे देश का कार्यधार बनाती है, परंतु शीघ्र ही आदर्शों का वह मुखौटा उतर जाता है। मतलब कि जो आम जनता होती है, इलेक्शन टाइम में अपने एक नेता चुनती है, जिससे वो ये उम्मीद लगा के बैठती है कि ये हमारे लिए कार्य करेगा, लेकिन कुछ होता क्या है कि जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद शीघ्र ही ये मुखौटा उतर जाता है कि वो अपने रूप में वापसी आ जाते हैं राजनेता। उनके वास्तविक घिनौने चरित्र से परिचित होते ही वे जनता स्वयं को पराजित या अनुभव करती है, सानुभव करते हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो पराजित, वो हार चुकी है जनता, उनके जब उनके बारे में उन्हें स्वयं पता चल जाता है। तो यद्यपि इनके पास वह शक्ति है कि उसे अबदास कर सके। जो व्यक्ति नेता बनने के योग्य ही नहीं है, उसे उनकी शक्ति वापसी ले, क्योंकि वे जनता नेता बना सकती है, वही बिगाड़ भी सकती है, परंतु पर्याय ऐसा नहीं हो पाता। मतलब कि जो जनता के पास शक्ति है, इसका ये भी अर्थ है कि जनता नेता को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, लेकिन जो उनके पास शक्ति तो है, लेकिन उनका वो प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वह इतनी निराशा हो चुकी है कि उसमें अब किसी अन्य में आदर्श तलाश करने का ना उत्साह बचा, ना साहस, और फिर किसी को भी नेता बनाए जाए। तो वो इतनी ज़्यादा निराश हो चुकी है जनता की, अब वो ये नहीं देखती कि कौन नेता बन रहा है कौन नहीं, बस वो अपना एक काम, इलेक्शन टाइम में वोट दे रहे हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो वो एक तरह से निराश हो चुकी है कि आज की डेट में कोई भी राजनेता होते हैं, वो सब किसी के लिए कार्य नहीं करते हैं।
राजनीतिक में आकर सभी का चरित्र एक जैसा ही हो जाता है, मतलब जितने भी व्यक्ति चाहे अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, सब में राजनीतिक में आने के बाद सब एक जैसे ही हो जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। तो इस प्रकार ये प्रासंगिक है, तो ये अपने विचार आपने यहाँ लिख दिए। तो इस कहानी के अंदर आपको क्या बताना है, इसमें जैसे कि आपको इसमें राजनेता होते, जो राजनीतिक में होते नेता, उनकी यहाँ पर बुराई की जा रही है कि वो अपने स्वार्थ के लिए जनता का कैसे प्रयोग किया करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं और उनसे अपने काम निकलने के बाद उनको कैसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं इसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मैं हार गई शीर्षक के साथ करता है स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। मैं हार गई कहानी शीर्षक से लिखित इस कहानी में कथा लेखिका ने अपने हार को स्वीकार किया। तो जो लेखिका है इस कहानी के माध्यम से अपने हार को स्वीकार करिए। रचनाकार किसी कवि गोष्ठी में बेटे का भविष्य नामक कविता सुनती है और जिसमें नेताओं के दोगले चरित्र का उद्घाटन कर उनका उपहार किया गया। तो मतलब उनकी एक कहानी सुनते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जो दोगले मतलब कि जो नीच लोग होते हैं, जो नेताएं होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। क्योंकि लेखिका के पिता भी राजनेता थे और जो लेखिका के पिता भी वो राजनेता मतलब कि राजनीतिक में काम करते थे, ठीक है, और उनकी दृष्टि से एक आदर्श नेता थे और जो लेखिका ये मानते थे उनके पिता जो एक आदर्श नेता के रूप में कार्य करते, इसलिए कथाकार इस व्यंजन को सहन नहीं कर पाती। मतलब इस व्यंजन को उनको अच्छा नहीं लगता कि जो ये कह रहे हैं कि जो सभी राजनीतिक के जो नेता होते हैं दोगले किस्म के होते हैं, तो वह सहन नहीं कर पाती है। उससे लगता है कि इस कविता के द्वारा उसके पिता जैसे आदर्श नेता को जानबूझकर अपमानित करने की नीयत से ये कविता सुनाई गई। तो जो लेखिका है उसे ये महसूस हुआ कि जो उसके पिता को बदनाम करने के लिए जानबूझ के जो कहानी सुनाई जा रही है उनको कि ये अपमानित किया जा रहा है। इस अपेक्षा का उचित उत्तर देने के लिए वे कहानी के माध्यम से एक आदर्श नेता को गढ़ने का प्रयत्न करती है। तो मतलब इस कहानी को सुनने के बाद वो लेखिका ये चाहती है कि एक आदर्श नेता के रूप में अपने पिता को दिखाने के लिए वो प्रयास करती है। पहले गरीब नेता के मन में आदर्श और संस्कार भरे जाते हैं, फिर बाद में अमीर घर में जन्म व्यक्ति के मन में, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि ये दोनों ही अपने आदर्शों को त्याग कर पतन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मतलब कि जो गरीब फैमिली से होता है, जो अमीर फैमिली से होते हैं, दोनों के मन में ऐसे विचारों को उत्पन्न किया जाता है जिससे समाज की भलाई हो। लेकिन ये धीरे धीरे जो इनके अमीरी की भूत इनके सर पर सवार होती है ना, तो ये सारे अपनी सही गलत की पहचान खो देते हैं और अपने गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं। इसके आगे देखते हैं। लेखिका को इससे बहुत दुख होता है। तो मतलब लेखिका है जो इसको बहुत ज़्यादा उसे दुखी महसूस होता है और वह अपनी दोनों मूर्तियों को स्वयं ही नष्ट कर देती है। इस अनुभव से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जब सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक विषमता सम्मान नहीं होती, व्यक्ति की स्वास्थ्य परकता पर निरंतर नहीं होता, तब तक आदर्श नेता की कल्पना व्यस्त है। मतलब अब लेखिका को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि जब तक एक अच्छे नेता की कल्पना तभी की जा सकती है जब समाज व्यवस्था में परिवर्तन हो और सामाजिक जो कल्पना की जा सकती है, सम्मान में जो सभी का सम्मान हो, व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे ना भागे और अपने आप को नियंत्रित करे, तो ये कल्पना कर सकते, नहीं तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि एक अच्छे राजनेता हो इस दुनिया में। इस निराशा के कारण वे किसी तीसरे आदर्श नेता की कल्पना भी नहीं करना चाहती। मतलब देख लीजिए, तीसरे आदर्श नेताओं की मतलब किसी और की कल्पना नहीं करना चाहती है। इस शीर्षक के माध्यम से लेखिका ने अपने इस निराशा की अभिव्यक्ति की है। तो इसके माध्यम से ये बताना चाहिए जो लेखिका को क्या निराशा ही मिला साथ में, और इसके ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिला। आत्मकलात्मक शैली में रचित इस कहानी में लेखिका स्वयं को आप जन का प्रतीक मानती है। आम आदमी बड़ी आशाओं के साथ नेता चुनता है, उस पर देश और समाज का सारा दायित्व सौंपा इस आशा में जीत है कि वे नेता के प्रयत्नों में उनके दिन फिरेंगे और देश की दशा में सुधार होगा। परंतु जब उसे अपने नेता के वास्तविक चरित्र का बोध होता है तो वह स्वयं को ठग सा पराजित सा अनुभव करता है। मैं हार गई में लेखिका की पराजय इसी आम आदमी की पराजय है। मतलब कि जैसे कि आपको इसमें बताया जा रहा है इस पॉइंट का मतलब कि एक आम आदमी जो अपने नेता को चुनता है इस उम्मीद से, इस आशाओं से चुनता है कि वो उसके सारे कर्तव्य, उसके दायित्व का वो निवारण करेगा, उसकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसके वास्तविक जीवन के बारे में पता चलता है नेता के, तो वो ऐसा महसूस करता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं पराजित हो चुका हूँ, मेरे अनुभवों का गला घुट चुका है। तो जो लेखिका है ना, तो ये बताना चाहती है इसी टाइप
टाइप से उसका भी हार का पराजित हो चुका है, तो वो एक आम आदमी की तरह ही अपने पराजित और अपने हार को स्वीकार करती है। तो यही कहानी मैं आपको बताना था कि कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आ रहा है, लोगों को क्या सीख मिल रही है, लोगों के द्वारा कैसे उनका दुरुपयोग किया जाता है राजनेताओं द्वारा। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको यहाँ देखा, इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा इसका आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन एक वीडियो में करा देंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।